को माल्यार्पण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथि का स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारे सारे पदाधिकारी अब शाल उठाकर स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जिला प्रमुख बेन सूर्या जी, श्रीमती निर्मला जी मकवाणा, प्रधान तलवाड़ा, हमारी जिला अध्यक्ष बेन राजकुमारी प्रजापत और श्रीमती शीतल जी भंडारी और बेन अनीता जी पंड्या, आप पधारे और शाल उड़ाकर हमारे मैडम साहिबा का स्वागत अभिनंदन करें। सभी महिलाओं द्वारा हमारे नगर परिषद के सभापति माननीय अमृत जी कलाशवा साहब, आपका स्वागत। उप सभापति सुदर्शन जी जैन साहब, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर विराजे। हमारे महिलाओं द्वारा मैडम का स्वागत किया जा रहा है। तालियों से स्वागत करें, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अरे आओ अभी खोलिए। हाँ, बस अब हमारे सभी मेहमानों का ओरपणा उड़ाकर स्वागत करेंगे। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष और दोनों जिलों के संयोजक हरि जी पाटीदार, मनोज जी पटेल, प्रभु जी पंड्या साहब और गोविंद सिंह जी राव साहब, सभी का ओरपणा और टोपी पहनाकर आप स्वागत करें। सभी हमारे मेहमानों का समय के अभाव में हम अलग अलग व्यक्ति को न बुलाकर हमारे बीच हमारे बांसवाड़ा जिले के जिलाध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी राव साहब, आप समय पर पधारे, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मनोज जी पटेल साहब, मुकेश जी रावत साहब, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। आप भी सभी आप स्वागत करें। उद्बोधन की इस कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं अब मंच बहुत ही बड़ा है, हमारे वक्ता भी ज्यादा है। समय के अभाव में मैं अब सीधा ही हमारे प्रदेश के महामंत्री माननीय सुशील जी गडारा साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और समय का ध्यान रखें। आपको 5 मिनट दिए जाते हैं समय के अभाव में, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। माननीय सुशील बंधु, मुझे समय ताजेन भाई ने 5 मिनट का ही दिया। अब 5 मिनट में तो भूमिका बंद में ही निकल जाएंगे, पर जिनको हमको सुनना है उनको पूरा अवसर हम दें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान, जिसमें हमारा लोकसभा क्षेत्र भी आता है, 9 साल बेमिसाल जो काम हुआ, निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं 2 ही बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस लोकसभा सम्मेलन में जितने भी आए हुए महानुभाव हैं, 4.5 साल राजस्थान की कांग्रेस सरकार के हो गए, चंद दिनों में चुनाव आ रहा है। 2023
विधानसभा, 2024 लोकसभा। बहुत सारी बातें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कही भी होगी, पर मैं आप सबसे एक चीज विषय कहना चाहता हूं कि हमें यह ध्यान दिलाना है कि राजस्थान की सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ। यह भ्रष्टाचार सिर्फ एक ही विभाग में नहीं हुआ, यह भ्रष्टाचार सिर्फ एक ही भर्ती में नहीं हुआ। इस राजस्थान की सरकार ने 18 विभागों की भर्तियां निकाली, 18 बार भ्रष्टाचार के बेट परीक्षा चढ़ गई। वो एसआई का एग्जाम हो, वो टीचर का एग्जाम हो, वो लेक्चरर का एग्जाम हो, वो नर्सिंग का एग्जाम हो, वो वन रक्षक का एग्जाम हो, वो पटवारी का एग्जाम हो, 18 बार राजस्थान के युवाओं के साथ इस सरकार ने धोखा दिया। जब बांसवाड़ा डूंगरपुर का हमारा ऐसे जनजाति क्षेत्र में रहने वाला विद्यार्थी, जिसके माता पिता ने 15-20 साल तक उसको पढ़ाया, अपने जेवर गिरवे रखे, अपने खेत गिरवे रखे, और वो परीक्षा में पास होगा, नौकरी लगेगा, और जब वो सागवाड़ा, कुशलगढ़, सिमलवाड़ा, चिखली, दूर दराज एरिया से जब एग्जाम के सेंटर पॉइंट तक पहुंचने के लिए घर से निकलता है और उदयपुर के आसपास पहुंचता है, जयपुर चित्तौड़ के आसपास पहुंचता है, और उसको रास्ते में बस में पता चलता है व्हाट्सएप के माध्यम से कि पेपर है वो आउट हो गया। राजस्थान के युवाओं के साथ इस सरकार ने कुठाराघात किया, राजस्थान के युवाओं को धोखा दिया है। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम हर बच्चे को, जो युवा है, जो बेरोजगार है, जिसने ट्रेनिंग कर रखी है, उसको 3,500 रुपए हर माह उसके खाते में डालेंगे। मैं राजस्थान के कोने कोने में जाने का मुझे प्रदेश महामंत्री के नाते अवसर मिला। मैं पूछता हूं, मेरे घर जिले डूंगरपुर में किसी युवा के खाते में कोई पैसा नहीं आया है क्या? झुंझुनू में आया है क्या? क्या भरतपुर में आया है क्या? रेगिस्तान के दूर दराज जैसलमेर में आया है क्या? गंगानगर इतना दूर दराज हमारे से 1200 किलोमीटर दूर है, वहां भी बच्चों से अगर मैं पूछता हूं तो वहां भी बच्चे, वहां के माता पिता ना कहते हैं कि हमारे युवाओं के खाते में कोई पैसा नहीं आया। राजस्थान की इस धरती पे कांग्रेस के युवराज आके कहते गए थे कि हम 3,500 रुपए युवाओं के खाते में डालेंगे। इसलिए हमें ये यहाँ से संकल्प लेके जाना है। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जैसे कर रहे हैं। हमें गर्व होता है जब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अमेरिका के लिए वीजा मांगा, वीजा नहीं मिला। जब प्रधानमंत्री बने, अमेरिका की धरती पे पहुंचे, अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के बाहर रेड कार्पेट बिछा के खड़ा होता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अभी ताजा उदाहरण है, माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे थे, पपुआ न्यू गोवा, एक देश है छोटा सा। जब हम वीडियो देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम एक भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री जी सबके होते हैं। वहां का राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी के पैर छू के आशीर्वाद देता है, तो भारत में बैठे बैठे यहाँ के नागरिकों का खून खोल जाता है। ये गर्व की बात है हम सबके लिए। जो सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी को अमेरिका के संयुक्त परिषद में मिला, जो सम्मान इजिप्ट में मिला, जो सम्मान ऑस्ट्रेलिया में मिला, आज गल्फ कंट्री में हमारे यहाँ के लोग बहुत सारे जॉब करने के लिए जाते हैं। कहां से आए हो? भारत से आए हैं, ऐसा उनको जोर से बोलना पड़ता था। आज जब हमारे यहाँ के लोग विदेश जाते हैं, कहां से आए हो? भारत से आए हो? हाँ, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, वहां से आए हैं। ये हम सबके लिए सम्मान की बात। भारत की अर्थव्यवस्था जो 10वें पायदान पे थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था थी वो 5वें नंबर पे आ गई और 2-3 सालों में तीसरे नंबर पे आ जाएगी। अगर अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आ गई तो निश्चित रूप से कायाकल्प होगा। इस देश में बहुत प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस ने 60 साल तक शासन किया। इन 60 साल के शासन में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा होगा कि गांव गरीब, जहां झोपड़ी में रहने वाला गरीब व्यक्ति के घर लाइट पहुंचानी चाहिए। हमारी माता बहनें जहां दूर सोच के लिए जाती है जंगल में, घर के पास बाथरूम होना चाहिए। आदमी एक दिन में 1 बंडल बीड़ी या सिगरेट पी के धुआं निकालता है, उतना धुआं हमारी माता और बहनें चूल्हे पे रोटी बनाती हैं तो वो धुआं उनके पेट में जाता है। तो गैस के कनेक्शन दिए। आज राजस्थान की सरकार के लिए हम कम करेंगे दाम, हम बिजली यूनिट, पर वो जो कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे, जिनका फ्यूल चार्ज के नाम से, सर्विस चार्ज के नाम से आपने पैसा ले लिया 4.5 साल तक, और अब लास्ट में हम माफ करेंगे। अगर इस राहत शिविर कैंप को आपको लगाना था तो सरकार बनते ही लगाते तो लोगों का लाभ होता, लोगों को फायदा मिलता, पर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए मेरे सभी साथियों से आह्वान, आज इस लोकसभा सम्मेलन के माध्यम से आप यहां से संकल्प लेके जाएं कि जिस सक्षम नेतृत्व के नीचे हम काम कर रहे हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी जब इतिहास लिखा जाएगा और हम कहीं कमजोर रहे तो हमारे पोते पड़पोते भी कहेंगे कि जब इस देश में सारे विपक्ष से पार्टियां मिलकर जिनको अपना परिवार बचाना है, जिनको अपनी पार्टी बचानी है, जिनको जेल जाने से बचना है, वो सारे इकट्ठे होकर कहीं बेंगलोर मिलते हैं, कहीं पटना मिलते हैं। तो वो एक व्यक्ति जब लड़ता है तो हम सबको खड़े होने की आवश्यकता है। इतनी ही बात कहकर मेरी बात को विराम दूंगा। आप सब ने मुझे सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की आवाज नहीं आ रही है। जिस भारत माता को अखंड भारत माता बनाना है, जिसको विश्व गुरु बनाना है, जिस धरती को हम माता मानते हैं, उसका जयघोष इतना धीरे लगे तो विजया ताई क्या संदेश लेके जाएगी डूंगरपुर बांसवाड़ा के कार्यकर्ता की आवाज में? खाना खाया नहीं है, एक बार पीछे तक दोनों हाथ मुट्ठी बांध के, माताएं, भाई, युवा साथी सभी, भारत माता की। एक बार कंपटीशन हो जाए ए टीम और बी टीम का, फिर मैं बैठ जाऊंगा। पहले ये ए टीम बोलेगी, फिर मात्र शक्ति वाली बी टीम बोलेगी। किसकी आवाज में ज्यादा दम है उसको विजया ताई जी पूरा आशीर्वाद देके जाएगी और इनाम भी देगी। पहले ये ए टीम, भारत माता की। अब आपको जीतना है कि नहीं जीतना? उधर वाले सोचते, भारत माता की। दोनों टीमें बराबर मैच खेल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश महामंत्री महोदय। समय आपने थोड़ा ज्यादा ले लिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जिलाध्यक्ष बांसवाड़ा गोविंद सिंह जी राव, आप भी एक 4-5 मिनट का उद्बोधन प्रस्तुत करें। गोविंद सिंह जी राव। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के मां जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत इस सम्मेलन में पधारे हुए हमारे राजस्थान के सहप्रभारी, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय विजया जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय कनक जी भाई साहब, आदरणीय हेमराज जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुशील जी, महाराज कुंवर साहब, मेरे साथी डूंगरपुर जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रभु जी भाई साहब, आदरणीय कनक जी, हमारे बांसवाड़ा के प्रभारी आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, मंचासीन सभी अतिथि, बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से पधारे हुए सभी मेरे देवता तुल्य कार्यकर्ता, माताओं बहनों, 30 मई से प्रारंभ हुआ मां जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत लगातार आप सब कार्यकर्ता अथक पसीना बहाकर इस कार्यक्रमों को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
9 साल के कार्यक्रमों को सफल करने के लिए जुटे हैं। हम सब के बीच में, क्योंकि हमारे मंत्रासीन वक्ता सारे विषय रखेंगे, हम सब के लिए कल गौरव का एक क्षण था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए अपने व्यस्ततम समय में लगभग 2.5 घंटे का समय हम बूथ के कार्यकर्ता और बूथ के कार्यकर्ता के साथ समाधान के लिए निकाला था और कार्यकर्ता को किस दिशा में आगे बढ़ना है उसके विषय में हम सबका मार्गदर्शन किया है। कल से हम सबके बीच में उन्हीं भोपाल से जो विस्तारक निकले आज शाम तक बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र में प्रत्येक मंडल पर पहुंचेंगे। कल से हम सब उनके साथ रहकर हमारे पार्टी की जितनी रीति नीति है उसके प्रसार में लगेंगे। हमारा जनसंपर्क का कार्यक्रम किस प्रकार चल रहा है और देश की सभी पार्टियां किस लिए मोदी जी का विरोध कर रहे हैं उस सब में मुझे कुछ नहीं कहना। हमको हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश और हमारे सब लोगों को बचाना है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2023 और 2024 के चुनाव के लिए आज से ही निकलने के बाद कमर कसनी है। लगातार हम सबको जहां जिस क्षेत्र में काम कर सकते हैं उस कार्य को करना है। मैं यही अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब उद्बोधन की इस कड़ी में आगे हमारे लोकप्रिय सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर के माननीय कनकवल जी कटारा साहब आप पधारें और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय कटारा साहब। भारत माता की, थोड़ा जोर से बोल लें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर आसीन आज डूंगरपुर बांसवाड़ा के संसदीय क्षेत्र के सम्मेलन में हमारे बीच में राजस्थान की सह प्रभारी आदरणीय विजया ताई दीदी जी, जो आज दिन तक जब से आपको जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय सचिव के नाते राजस्थान के अंदर आपका सघन प्रवास चल रहा है। रात और दिन ईस्ट टीएसपी क्षेत्र के अंदर आपने मंडल और स्थान पर आप चले हैं। ऐसे अवसर पर जो माता बहने वो इधर उधर जाए नहीं। अभी तो आपकी व्यवस्था और भी है, आप कोई इधर उधर नहीं जाए, पानी की व्यवस्था भी है, पानी पी लें और कोई जाए नहीं, क्योंकि हम आए इसलिए कि कुछ बात यहाँ लेकर के जाएं। इसलिए आप सभी बैठे उस व्यवस्था का ध्यान में रखें। मंच पर आसीन हमारे संभाग के प्रभारी, इसी तरह जो हेमराज जी मीणा जी, जो जब से आपको दायित्व मिला तब से पूरे संभाग के प्रभारी के नाते संगठन का काम संभाल रहे हैं। ऐसे दोनों ही अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान दोनों ही जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रभुजी पंड्या, आदरणीय गोविंद सिंह जी और मंच पर आसीन चुने हुए जनप्रतिनिधि और सम्मानित सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महानुभाव, मेरे सामने विराजे सभी माताएं बहनें और युवा साथी नागरिक महानुभाव, आज बड़ा सौभाग्य है कि वर्तमान परिस्थिति के अंदर लोग कहते हैं कि राजस्थान सरकार में रेवड़ियां बट रही है। अरे केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या हमें दे रही है। और यही बात मैं कहने के लिए खड़ा हूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपको क्या दिया है। वो एक पत्रक निकाला है, वो पत्रक आप पढ़िए, देख लीजिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो विश्व में एक बड़े नेता के रूप में हैं, आज जैसा कि वक्ताओं ने कहा, और अमेरिका अंदर और दूसरे भी जितने भी देश में जाते हैं जहां पर उनका स्वागत भव्य हो रहा है। और ये लग रहा है कि वास्तव में कोई प्रधानमंत्री अगर है तो विश्व नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। इनका हम भव्य रूप से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूंगा
कि आजकल जिस तरह की स्थिति गुजरात में जाते थे तो कह रहे थे कि गुजरात आ गया क्योंकि वहां सड़कें अच्छी हैं, लेकिन इधर आके तो लगता था कि सड़कें बहुत खराब हैं, बड़ी स्थिति खराब है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सहयोग से जो यहाँ पर बजट तहत आपको मिला है उसके लिए 159 सड़क का निर्माण हुई है और 250 करोड़ रुपया डूंगरपुर को मिला है, जिसके अंदर सड़कों का नवीनीकरण हो रहा है और नई सड़कें का निर्माण हो रहा है और इसकी स्वीकृति जारी होगी और आपकी पता लगा आपकी गाड़ी चल रही है तो कि वास्तव में कितना काम हुआ। और इसी के तहत जल मिशन के अंतर्गत आदरणीय गजेंद्र सिंह जी जिनको जिम्मेदारी है और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर कोई पता नहीं कि पहाड़ों में भी कोई पानी आएगा क्या, इन चित्री बस्तियों में कोई पानी आएगा क्या, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय बना करके डूंगरपुर को 680 करोड़ रुपए का बजट यहाँ लागू किया है और स्वीकृत किया और इस काम को गति प्रदान किए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, यही अशोक गहलोत जो रेवड़िया बांट रहे हैं इनको पता नहीं कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति क्या है, ये पता नहीं। मैंने बताया था आंकड़ा निकल 57 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले करके जिस तरह से आज जो परिस्थितियां सामने खड़ी कर रहे हैं और आज ये जो जल शक्ति का कार्य है वो रोकने का काम यानी टेंडर यानी 3 साल तक टेंडर की प्रक्रिया चलाते रहे और आज दिन तक इस बांसवाड़ा में 13% और डूंगरपुर के अंदर 15% काम मात्र हुआ है और ये केंद्र में मोदी जी का नाम नहीं हो जाए इसलिए इस गति को वो धीमी कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़े दुख का विषय है। ये सरकार रोक रही है, अपन को घर में नल में पानी मिल जाता, लेकिन हमने कहा है टेंडर करा गत 25 तारीख को ये टेंडर कराए हैं और बेड़ेश्वर धाम से पानी आएगा, वहां पर 594 करोड़ रुपया स्वीकृत किया हुआ है। वो आज से लंबी योजना जिसके अंतर्गत हम सबको पानी इस क्षेत्र में मिलेगा। बड़ी बड़ी टंकियां बन रही है, फिर हम कहेंगे अशोक जी गहलोत साहब ऊपर देखो ये टंकी कितनी ऊंची है और यहाँ जाकर पानी आ रहा आपके घर में, ये लोग कहेंगे तो पता लगेगा कांग्रेस सरकार को। आज कभी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ कोई जहाँ पर 1 या 2 बार आते हैं, लेकिन यहाँ पर बार बार आने का काम इसलिए कि ट्राइबल बेल्ट में यहाँ पर लुभाऊंगा और उसके अंतर्गत वोट लेकर के फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन 4 साल तक तो वो नाचते रहे होटलों में और लड़ाई सचिन पायलट जी दोनों की होती रही और आज विकास की बात कर रहे हैं। ये सब झूठा धोखा है, यहाँ के लोगों को धोखा देने का काम हो रहा है और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें विकास कार्य में उनकी बाधा निःशुल्क से हो रही है और इसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सरकार जानी है और हमको ऐसे श्राप देते हैं कि भाई ये कांग्रेस सरकार दोबारा आए ही नहीं, जिंदगी में पता ही लगेगा ये कुछ काम नहीं करती है और रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। रेलवे स्टेशन हमारा डूंगरपुर किसी से और बांसवाड़ा देश के किसी कोने से जुड़ा हुआ नहीं था और उसके कारण से आदरणीय अश्विनी जी बेस्टर से निवेदन किया, महाराज साहब भी बैठे हैं कि पहले यहाँ पर जीर्णोद्धार हमने किया है यानी 17 करोड़ रुपया केवल मात्र अपने डूंगरपुर रेलवे स्टेशन के लिए और वहाँ पर असरवा से जयपुर रेल पूरी सीधी हो गई और ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है। ये स्थिति है, लोग बाग तालियां बजा के कह रहे कि वाह वाह अब तो हमको अहमदाबाद जाना बहुत सरल होगा, 70-80 रुपए में जाके आ जाते हैं। ये व्यवस्था कहीं नहीं थी और आज बसों में जाते थे बड़ी परेशानी थी और इसके लिए यह काम बहुत बड़ा काम हुआ और इसके साथ साथ 10 ट्रेनें और चलने वाली है। ये हम सबको अच्छी तरह से अभी पता भी है और मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप सबको आराम मिलेगा और इसके साथ ही आपको कहीं टावर नहीं मिलते, हिराता में जाओ या बिछेवाड़ा साइड में जाओ या इधर जाओ, आपको मोबाइल फोन का टावर नहीं होने से बड़ी परेशानी थी और इसलिए 108 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की और दोनों जिलों में लगभग 55 टावर केंद्र स्थापित दोनों जिलों में किए हैं, जिसके कारण से अभी प्रक्रिया चालू है और वो बहुत जल्दी आप सबको आराम मिलेगा, सभी बात कर सकेंगे। इसके साथ ही अभी बताया गैस सिलेंडर वाला, जब मैं राज्यसभा 1994 में था तो राम नायक भी हुआ करते थे और उस समय में गैस की टंकियां जो थी वो बिकाऊ लोग बाग लेते थे, मिलता ही नहीं था, हमको कुछ अधिकार था हम देते थे लेकिन बड़ी परेशानी महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने राम नायक जी ने छोटी टंकियां बनाई और उसका उपयोग करेंगे। इसके बाद में आदरणीय मोदी साहब पधारे और उसके बाद में आप महिलाओं के दुख दर्द को सुना
और गैस कनेक्शन देने का काम किया। कांग्रेस के लोग ये 500 रुपए की टिकट गैस टंकी देने का काम कर रहे हैं। अरे भाई 4 साल तक क्यों नहीं दिया तुमने? ये 6 महीने पहले क्यों कर रहे हो? ये पता नहीं है? आप बताइए कि इनको जी इतने सब दे रहे हो, लेकिन कब दे रहे हो, किसको मिल रहा है? अभी मैंने ये बहनें बैठी हुई है, आप सबको कहा था मैं मोबाइल दूंगा, आपको मोबाइल मिला किसी को? मोबाइल मिला किसी को? ये मोबाइल देने का काम भी झूठा पड़ा इनका। और फिर कह रहे कि तुम्हारे खाते में से पैसे निकाल के तुम पहले मोबाइल खरीदो, इसके बाद मैं भेजूंगा। अब क्या ठिकाना, कब भेजेंगे, क्या बात है? ये स्थितियां हमारे सामने आ जा रही है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बिजली के नाते भी 42,000 करोड़ यानी परमाणु NPCL बांसवाड़ा के अंदर बहुत बड़ा परमाणु बिजली घर बन रहा है। 42,000 करोड़, उसके बाद में पैसे तो ठिकाना नहीं है। कितने पैसे आते जाएंगे, उससे रेल का भी हमको सुविधा मिलेगी और बहुत बड़ा काम उस बांसवाड़ा जिले में हो रहा है, जो भारत में नंबर 1 पर यहाँ पर बिजली का ये तापमान, ये बिजली घर जो है वो बनाया जाएगा, जिसके अंदर निर्मित होगी। अभी आपको पता होगा कि 927 राष्ट्रीय राजमार्ग नितिन गडकरी जी ने हमें कभी बनाने का 927A ये काम चल रहा है हाईवे का, अभी पहाड़ कट रहे हैं, कितनी बढ़िया सड़कें बन रही हैं। ये सबको पता है कि वाकई में ये मोदी साहब पता नहीं क्या करने, कहां से पैसे ला रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी कहते हैं पैसों की कोई कमी नहीं है, 1 लाख 2 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ लाओ, हिम्मत है तो आ जाओ मेरे पास में, ऐसा पहला मंत्री होगा। इस प्रकार की स्थिति में विकास कार्य हमारे क्षेत्र में बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बांसवाड़ा में भी ये जल शक्ति घरों में लगभग 2,76,875 घरों में ये जो हमारा शुद्ध पेय देने के काम ये वो प्रारंभ हो रहा है। और इस ये तब जाकर के बना, घोषणा करने से काम नहीं बनता है। ये सब ये डूंगरपुर के बांसवाड़ा के अलावा भी मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर 400 डॉक्टर निकलेंगे बांसवाड़ा में भी मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के अंदर, जिसका पूरा काम भारत से अंदर विकास का काम हमारे केंद्र बंधु, मुझे समय ताजेन भाई ने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के कहने से हुआ है और उनके माध्यम से हुआ है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आवाज एक भाई मुझे बांसवाड़ा मिली तो वो कहती, बाबूजी मुझे तो बहुत तकलीफ थी, मारा शोरा ने मारा, जब घर वाला है दिया मकान बना भी नहीं सकते तो हमारा रोकड़े ने डाला काफी ना, आज झोपड़ा बना भी नहीं रही है थकान, तो कम से कम मोदी जी ने बोलो था जो क्या हमारा घर दे के आप बनाई ना लियो, पक्की छत है। आज ये विचार आने जो क्षेत्र में क्यों है, इस सब में कोई तो कॉलोनिया का कॉलोनियां बन गई है आवाज के लिए, और भी 2024 में आने वाले और उसके अंदर भी काम करेंगे। तो उसको लगेगा कि वास्तव में लगभग यहाँ पर 1,47,507 आवास बांसवाड़ा के अंदर हुए हैं। ऐसे डूंगरपुर में 1,57,000 आवास यहाँ पर बने हुए हैं। ये विकास जो है वो आपको पत्र के माध्यम से मैंने दिया। ऐसे उज्ज्वला गैस के रूप में भी, उज्ज्वला महिलाओं के लिए भी, उज्ज्वला के लिए रूप में चूल्हा जलाने का जो उनको तकलीफ होती थी, इनको 2,53,612 जो गैस कनेक्शन उज्ज्वला गैस के तहत इनको दिया है। दूसरा, घाटोल से बाईपास, घाटोल, करतापुर और तलवाड़ा और सागवाड़ा, ये बाईपास का काम और ये हाईवे का काम 550 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, जो आज अब सबको लाभ मिलेगा। ये इस क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम केंद्र सरकार ने किया है। और कांग्रेस की सरकार, आजकल मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री जी एक आदमी ही सब चला रहा है, बाकी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की यहाँ कोई वक़्त नहीं है, वो उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं हो रहा है। ये काम करेंगे कि चुने हुए जनप्रतिनिधि एक तरफ है और बिना चुनाव लड़े कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, उसके ऊपर भरोसा हो रहा है। ये भरोसा किस विषय को लेके हो रहा है, इसको भी विषय हमारे सामने सोचने के लिए मजबूर हो रहा है कि ये मुख्यमंत्री के इतना खास क्यों। यानी जितनी बात होगी, जिसमें होगा, जो भी निर्णय करेगा तो एक व्यक्ति करेगा। इसका मतलब यहाँ के कांग्रेस में कोई जनप्रतिनिधि डूंगरपुर बांसवाड़ा में होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक व्यक्ति का इसका भरोसा एक व्यक्ति पर तो है। ये विषय हमारे सामने आ रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे धार्मिक क्षेत्रों में भी बहुत ही प्रतिबंध लगाया। बजरंग दल के लोग, अपने विश्व हिंदू परिषद के लोग हनुमान चालीसा करते हो, चाहे और कोई काम करते हो धार्मिक क्षेत्र में, तो उसको बैन लगाने का, यानी कि उसको बंद करने का काम या राजस्थान सरकार कर रही है।
इसलिए ये जो तुष्टिकरण नीति कन्हैयालाल की बात उदयपुर में कहो या अपने यहाँ पर करौली के अंदर देखो, भरतपुर में देखो, अलवर में देखो, ये जो घटनाएं महिलाओं के जो अत्याचार और जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये सब अच्छी तरह से हमको पता है। और यह भ्रष्टाचारी सरकार है जिसके सचिवालय में भी कितने 2 करोड़ और सोने के बिस्किट, शायद आज तो पहली बार सुनने मिलेगा एक सचिवालय में 2 करोड़ और सोने के बिस्किट मिले सरकारी ऑफिस में। इसका मतलब कितना भ्रष्टाचार होगा। अब ये वहाँ के कर्नाटका के मुख्यमंत्री जी कह रहे कि बीजेपी के सरकार में जितने नेता हैं उनकी जांच करवाऊंगा, घोटालों की जांच करूंगा। घोटालों की जांच करते हो तो 2014 के पहले जितने भी राज में रहे प्रधानमंत्री कांग्रेस के, इनके घोटालों की लाइन देखो 3 पेज है। मैं अभी समय कम है इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इनके चारा घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, चाहे वो किसी प्रकार जितने घोटाले हुए अरबों खरबों रुपयों के, वो कांग्रेस के सब उसका जवाब इस देना पड़ेगा। उसकी जांच करवाओ ना, भाजपा की जांच करवाइए, उसमें कोई निकलेगा नहीं। ये निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर आज जल योजना के अंदर अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी रोड़ा नहीं अटका है और टेंडर जल्दी करके इसको काम शुरू करवाए, नहीं तो ये पूरी जनता सड़कों पर उतरेगी, पता लगेगा। और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये सरकार दोबारा हम नहीं लाने के लिए भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी, करेंगे। एक और बात कहना चाहता हूँ कि टीएडी मंत्री के नाते उस समय में हमने 37 माँ बाड़ी को डूंगरपुर में 40 हमने डूंगरपुर लाए थे। अब वो 400 में 500 हो गई है एक जिले में। अब मुझे पता लगा कि भाई अधिकारी जी ये तुम कैसे सिलेक्शन करते हो, सब अपने रेवड़िया बांटे का अपना व्यक्ति कौन है दबाव देके कहा जाता है तो उसी का चयन होना चाहिए। तो वहां जाकर आनंद खानन में चयन करा रहे हैं, तो पात्रता कहीं ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, लूटमार हो रही है वहां पर भी। और ये स्थिति आज हम देख रहे हैं। मैंने इनको कहा कि राज आने वाला है, ध्यान रखना, अगर दोबारा फिर गलती की आज भले सॉरी फील करो, लेकिन ये दबाव में अगर किसी का चयन किया तो तुम्हारा ठिकाना नहीं रहने वाला, ये ध्यान में रखना। और इसके बाद में फिर सॉरी फील करो, उसके बाद में कुछ रोक भी लगी। और इसलिए काम तो करे अपन, चाहे स्कूटी देने का काम हो, चाहे वो अपना इस क्षेत्र के अंदर साइकिल देने का काम हो। प्रारंभ भारतीय जनता पार्टी के समय में 2005-6 में अपन ने किया था और आप सबको पता है, वही उसका नाम बदल के लाभ लेने का काम ये किया जा रहा है। अभी भी कुछ नहीं है। आयुष्मान चिरंजीवी, आयुष्मान को चिरंजीवी कर दिया, बात तो एक ही है, लेकिन नाम कमाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। इसलिए हम सबको ये तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी या आपके ढकोसलेबाजी और आम इस जनजाति क्षेत्र में अब दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी करामत सब ध्यान के हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब कार्यकर्ता अच्छी मात्रा में, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बांसवाड़ा डूंगरपुर के चुने हुए जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष और नीचे के सभी कार्यकर्ता, जिले के प्रतिनिधित्व नेतृत्व के सभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं सोच रहा था कि क्या स्थिति बनेगी अगर बारिश आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपने भरसक प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के हमारी बहन विजय ताई जी को सुनने के लिए हमारे हेमराज जी बीच में विराजमान है, जिले का नेतृत्व बैठा हुआ है और आप सब वरिष्ठ लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है। और आज कांग्रेस सरकार जो रेवड़िया बांटने का काम कर रही है, तो जिस प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं इसको हमको परखना है और आने वाले चुनाव में हम सबको भिड़ जाना है। वाकई में कैसी भी परिस्थिति होगी हम इसको निश्चित रूप से कहेंगे। दूसरी बात, ये जिस तरह की बात मैं कह रहा था अभी कि जिस तरह से ये कह रहे ना कि गोपाजी बन करके जिस तरह से बात कर रहे हैं, जो भी सामने आता है हाँ ठीक हो जाएगा, जाओ हो जाएगा, ये स्थितियां आज गहलोत साहब ने कर रखी है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये आपका जादू है ना, वो जादू कहीं और चलेगा। अब की बार जादू नहीं चलने देंगे, ये जादू तुम्हारे जेब में सिमट करके रह जाएगा। गहलोत साहब ये भूलना मत। और इसलिए आप कह रहे हो कि जितने भी लोग हैं अभी सेलेक्टेड लोग पास में खड़े होते हैं, फोटो खींच लो और भेज दो। और ये स्थिति कांग्रेस सरकार में कि कौन खास है मुख्यमंत्री का, वो फोटो बार बार आएगा, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज हम कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप और हम समझ रहे हैं कि किसानों के लिए भी बात हुई कि आपका 2000 रुपया आता है, उसके लिए हमको पार्लियामेंट में लड़ाई लड़नी पड़ी और 350 ये बेरोजगार को भत्ता देने के लिए बात कही, वो बात तो कहीं गई और पता ही लगा। अपन को तो यही पूछना है
अरे वो हमारा वो 350 महीने का भत्ता का बेरोजगार से भी पूछना चाहिए, किसानों को पूछना। तुमने रोका क्यों रोका? ये बात हमको पूछना पड़ेगा। हमने जोर लगाया तब जाकर के अब ये बात आई। लिस्टें छिपा दी, लिस्टें ही नहीं दी, तो किसानों के हित की कहाँ बात करेंगे, मजदूरों की कहाँ बात करेंगे? इनको कहाँ पड़ी है? आज कितना रेल जाएगी तो कितना मजदूर, व्यापारी, किसान सब अहमदाबाद, बॉम्बे से जुड़ेगा, कितना लाभ हो रहा है। ये सब इनको एक तरफ करके अभी कह रहे कि हमने रेल में 200 करोड़ रुपए दिया। अरे 200 करोड़ में उसका पता ही नहीं, तुमने वहां पर निकाला, कुछ काम कर दिया, इसके बाद में वो जमीन एक्वायर्ड की, इसके बाद में तो पता ही नहीं वो 200 करोड़ कहीं और गए। भिखाबाई नान का भी पैसा 200 करोड़ हमने स्वीकृत कर दिया, इसके बाद एक पैसा की बात नहीं, और वहां करोड़ की घोषणा भाषणों में कर रहे हैं। और यहाँ पर भी ऐसी स्थिति हुई है। मैं कहना चाहता हूँ, हमारा एक वरिष्ठ कांग्रेस का नेता यहाँ बोल रहा था कि आप जो है वो एक बार रेल ले आओ तो हम डूंगरपुर को जिला, क्या सागवाड़ा को जिला बना देंगे। हम यहाँ से कहना चाहता हूँ कि सागवाड़ा को जिला बना दो, हम तो रेल ले आए, रेल की स्वीकृति भी होगी। अब पता करो कि तुम कितना क्या कर सकते हो, करिए। ये स्थितियां हमारे सामने हैं। इन झूठों लोगों के साथ में हमको रहना नहीं है, और हम सब मिलकर के एक होकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्य करें, और तभी जाकर के कांग्रेस जो यहाँ से हटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब सांसद महोदय को। अब वक्ता के रूप में हमारे अब 2 ही वक्ता बचे हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे संभाग के प्रभारी माननीय हेमराज जी मीणा साहब, आप पधारें और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें, जोश भरें, क्योंकि 23 और 24 दोनों काम के वर्ष है। माननीय हेमराज जी मीणा साहब। भारत माता की आवाज ठंडी ठंडी है। अशोक गहलोत को पता लगना चाहिए कि सागवाड़ा में लोकसभा के सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं 2023 की सरकार को हटाने के लिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री, राजस्थान की सह प्रभारी आदरणीय विजया जी का परिचय मैं थोड़ा आपको देना चाहूंगा। आदरणीय विजया जी बहुत छूटपन से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम करके आप दिल्ली में जाकर के पहुंची है। सबसे पहले आप मेयर बनी, मेयर बनने के बाद आप महाराष्ट्र प्रांत में आप महिला आयोग की चेयरमैन बनी, तो कैबिनेट का दर्जा आपको मिला, और आपने पूरे महाराष्ट्र में माता बहनों ने एक जज्बा खड़ा कर दिया, एक जबरदस्त जज्बा खड़ा किया। उसके बाद आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी महिला आयोग की, नहीं महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी। अब अभी राष्ट्रीय मंत्री के नाते हमारे बीच में है, और राजस्थान की सह प्रभारी के नाते हमारे बीच में आज पूरे उदयपुर संभाग को अपने हाथ में लेकर के 28 विधानसभाओं का दौरा आपने किया है। ऐसे हमारे विजय जी आज हमारे विशेष मेहमान के रूप में हमारे बीच में है। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुशील जी, लोकप्रिय सांसद आदरणीय खनक जी, पूर्व राज्यसभा के सांसद जी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डूंगरपुर और बांसवाड़ा विराजमान, दोनों हमारे विधायकगण, प्रधान, मंडल अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, पूरे लोकसभा क्षेत्र से पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ, ज्येष्ठ और मातृशक्ति सभी युवा कार्यकर्ता बंधुओं,
ये लोकसभा की जो हमारी जो मीटिंग है, ये हमारा लोकसभा का जो सम्मेलन है, ये कुछ विशेष बात को लेकर के हुआ है। ये लोकसभा का आज का सम्मेलन 2023 में नया गुल खिलाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएगा। इसलिए ये लोकसभा का सम्मेलन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है हमारा दिल्ली में। दिल्ली के नेतृत्व में जो 9 साल बेमिसाल जो काम किए हैं, वो आदरणीय कनक जी ने भी आपके सामने रखे और आदरणीय हमारी मुख्य वक्ता भी आपके सामने रखेगी। बंधुओं, मैं तो ये कहना चाहूंगा, अभी आपको कुछ दिन पहले ध्यान होगा, राहुल गांधी जी भारत जोड़ने की यात्रा निकाल रहे थे राजस्थान में। भारत जोड़ने की यात्रा निकाली राजस्थान में और पैदल फिर रहे थे। मैं कहूंगा, भारत तो टूटा ही कब था जब उसको जोड़ने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, अगर भारत को तोड़ने का काम किया है तो कांग्रेस के नेताओं ने किया। सबसे पहले देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बना। राहुल गांधी के नाना जी ने भारत को तोड़ने का काम किया। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। कैसे तोड़ा भारत को? धारा 370 किसने लगाई? 35 ये किसने लगाई? पहला प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। मैं कहूंगा, भारत को तोड़ने वाला तो एक खानदान है, गांधी परिवार का जो खानदान था, जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। आज रैली निकाल रहे हैं भारत जोड़ने की। बंधुओं, 62 साल की कांग्रेस, 62 साल की कांग्रेस के काले कदम को मिटाने का काम किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो धारा 370 को हटाने का काम किया, तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। बंधुओं, मैं कहना चाहूंगा, भारतवर्ष में 62 साल की कांग्रेस आतंकवाद में 2 प्रधानमंत्री को खोया। इंदिरा गांधी को आतंकवाद के कारण से खोया, राजीव गांधी को आतंकवाद के कारण से खोया। 62 साल की कांग्रेस उसका बदला नहीं ले सकी, वो आतंकवाद से बदला नहीं ले सकी। वहां नरेंद्र भाई मोदी बालाकोट में हमारे 42 सैनिकों पर आतंकवादियों ने हमला किया और 42 लोगों को उन्होंने आतंकवाद के कारण से हमला करके उनको खत्म कर दिया। जब देश का प्रधानमंत्री पे आतंकवाद का हमला हुआ, उसमें किसी ने सोचा नहीं। पहला प्रधानमंत्री हुआ हिंदुस्तान का, जिन्होंने वो जो गरीब हमारे सैनिक, वो गरीब सैनिक के बेचारे, उनके बारे में कौन सोचता। लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि जब तक इस आतंकवाद का बदला नहीं होगा, जब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। कांग्रेस के लोग कहने लगे थे कि 55 इंच का सीने वाला कहां गया, 55 इंच का सीना वाला कहां गया। कांग्रेस के लोग कहने लगे, मैं उन कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि 55 इंच के सीने वाले ने 12 दिन में 12वीं होती है, 13 दिन में पगड़ी का दस्तूर होता है। 12 दिन नहीं निकलने दिए, पाकिस्तान के सारे हड्डों को खत्म करने का काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। वो 62 साल की कांग्रेस, वो 62 साल की कांग्रेस, 62 साल की कांग्रेस आतंकवाद का बदला नहीं ले सकी। हमारे दोनों प्रधानमंत्री को खोकर बैठ गई। लेकिन देश के हमारे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र भाई मोदी ने आतंकवाद का बदला लिया। वो गरीब सैनिकों का कौन सोचता। उसके बाद से हिंदुस्तान में से आतंकवाद चला गया, आतंकवाद नहीं बचा है। पाकिस्तान को रोक दिया
और एक दिन में पाकिस्तान के सारे अड्डों खत्म करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। मैं कहना चाहूंगा, दो चार बातें कह के खत्म करूंगा। अभी हमारे प्रमुख वक्ता हैं, वो सब बातें बताएंगे। बंधुओं, भ्रष्टाचार का गेम बहुत तगड़ा हुआ। 62 साल तक भ्रष्टाचार का गेम हुआ और एक देश का जो पुराना प्रधानमंत्री कहता था 1 रुपया भेजता हूं जनता के पास 15 पैसे पहुंचे। 62 साल की कांग्रेस राज करने के बाद कितने प्रधानमंत्री बदले, वो सब भी भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। किसी ने गरीब आदमी के भ्रष्टाचार मिटाने का काम नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बना, पहला काम ये किया कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया और सब माता बहनों के बैंक में खाते खोले। सब बहनों को बैंक तक पहुंचाया, बैंक से पहुंचा करके और सब लोगों की जो सरकारी सहायता आती थी बैंक में खाते खोल करके सब पैसा बैंक में पहुंचाने का काम किया। तो भ्रष्टाचार में अगर भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया तो 62 साल की कांग्रेस ने सोचा नहीं होगा। 62 साल की कांग्रेस तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। बंधुओं, आज गरीब आदमी को पूछने वाला कौन था? इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने बहुत गरीबी हटाओ के नारे लगाए। गरीबी हटाएंगे, आतंकवाद मिटाएंगे। न आतंकवाद मिटा सके न गरीबी हटा सके। हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री हुआ जिन्होंने गरीबी हटाने का काम। बंधुओं, मैं कहना चाहूंगा, क्या 62 साल की कांग्रेस को पता नहीं था कि गरीब आदमी को आवास की जरूरत है? क्या गरीब की कांग्रेस को पता नहीं था माता बहनों को शौचालय की जरूरत है? ये पता नहीं था, लेकिन वो भी उसके दूध पर खाने लगे। बंधुओं, इंदिरा गांधी आवास के नाम से 20-25 हजार रुपए मिलते। क्या होता था 20-25 हजार में? और जब 20-25 हजार रुपए मंजूर होते थे तो गरीब आदमी के पास तो 1 ट्रॉली पत्थर ही पहुंचते थे। वो सारा पैसा प्रधान वीडियो और अकाउंटेंट खा जाते थे। बोलो, मेरी बात सही है कि नहीं है? लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 1,45,000 रुपए देने का काम किया। आज पूरा पैसा बैंक अकाउंट में इस माता बहनों के खाते में पहुंच रहा है। वो है देश का प्रधानमंत्री जो गरीबों को भला करना चाहता है। बंधुओं, एक बात और याद दिला के खत्म करूंगा। बोलने के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा है। एक बात बोलूंगा, आपने देखा होगा अभी हमारे प्रदेश महामंत्री जी ने मैं कहा कि पेपर लीक हो गए और पेपर लीक में हजारों लाखों युवाओं की जिंदगी खराब हो गई। बेचारे 18 बार पेपर लीक हो गए, 18 बार पेपर लीक हो गए और वो भ्रष्टाचार में चढ़ गए। लेकिन 2 डासला जो शिक्षा मंत्री है, राजस्थान का शिक्षा मंत्री है, राजस्थान का मुखिया है, तो जो राजस्थान का मुखिया बना था उसी के घर के सब लोग आरएस हो गए, उसी के घर के सब लोग आईएएस हो गए। ये था कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री का काम। बंधुओं, मैं कहना चाहूंगा कि 18 बार पेपर लीक हुआ। हमारे यहाँ बैठा हुआ जो हमारा आदिवासी भाई, उसका बच्चा परीक्षा देता है, साल भर को परीक्षा देता था, साल भर मेहनत करता, कोचिंग करता था। कोचिंग करने के बाद में जब परीक्षा देने जाता तो कहते हैं पेपर लीक हो गया। निराश होकर के आता, करोड़ों रुपया गाड़ी कमाई का पैसा, करोड़ों रुपया गाड़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। बंधुओं, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज सबसे पहला मुलजिम बना बाबूलाल कटारा, जिसका नाम आप बाबूलाल कटारा, जिसने लाखों करोड़ों रुपया कमाए और भ्रष्टाचार में मिला और पेपर लीक में शामिल मिला। मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को भी
मैं कहना चाहूंगा राज्य सरकार को भी ईडी के छापे भी डले, और मैं राज्य सरकार को कहूंगा इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। इसमें सारे मंत्री मिलेंगे, हमारा मालवा भी मिलेगा, इसमें हमारा यहाँ का मंत्री भी मिलेगा, और तुम्हारा काम खोद गया है, उसने बनवाया है, मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। बंधुओं, अशोक गहलोत ने क्या कर रखा है? अशोक गहलोत ने क्या कर रखा है? अशोक गहलोत ने, अब सरकार जा रही है, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार जाने वाली है। उसने क्या कर रखा है? सारे मंत्रियों को, सारे एमएलए को जो कांग्रेस के हैं, एक लूट का लाइसेंस दे रखा है, लूट का लाइसेंस बांट रखा है। एमएलए के पास भी लूट का लाइसेंस, मंत्री के पास भी लूट का लाइसेंस, कलेक्टर के पास भी लूट का लाइसेंस, और जो चेयरमैन और जिला प्रमुख कांग्रेस के बने हैं उनके पास भी लूट का लाइसेंस। अशोक गहलोत ने कह रखा है दोबारा कांग्रेस आएगी नहीं, 7 पीढ़ी का इंतजाम करो और लूट का लाइसेंस ले लो और लूटो, खाओ और राजस्थान को लूटो और 7 पीढ़ी का इंतजाम करो। बंधु, ये काम अशोक गहलोत ने कर रखा। अशोक गहलोत फर्जी घोषणाएं कर रहा, जिले बन नहीं सकते, जिले कैसे बनेंगे? एसडीओ के यहाँ एक तख्ती लटका देंगे, एसडीओ के पार्टी में तख्ती लटका कर देंगे जिला कलेक्टर। ये कुछ होने वाला है। मैं कहूँगा आप लोगों को, भ्रष्टाचार की भेंट राजस्थान चढ़ा है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप राजस्थान सरकार का तो मुख्यमंत्री है, उसके बहकावे में नहीं आओ, उसके बुलावे में न आए, और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और राजस्थान में 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी। और मैं कहूंगा 2024 में केंद्र में नरेंद्र मोदी फिर से सरकार बनाएंगे और हिंदुस्तान में हमारी सरकार बनेगी। और मैं आपको कहना चाहूंगा, एक सूचना दे रहा हूं, तो मेरा भाषण खत्म करूंगा। एक सूचना देता हूं मैं आपको, 30 तारीख को अमित भाई उदयपुर में आ रहे हैं, बड़ा सम्मेलन है लोकसभा का। मैं तो आमंत्रित करना चाहता हूं आप सब लोगों को भी। अमित भाई क्यों आ रहे? 2023 में भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान में बनाना, 2024 में लोकसभा में केंद्र में फिर से नरेंद्र भाई मोदी को लाना। इसकी सरकार बनाने के लिए वो उदयपुर से राजस्थान में सरकार बनाना, केंद्र में सरकार बनाना, उसका आगाज करने के लिए उदयपुर आ रहे हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूं। हमारे हाड़ोती में तो ये कहा जाता है कि जिसके पूरे परिवार का निमंत्रण होता है उसको चूर का न्योता बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं? मैं सबको निमंत्रण न्योता देने आया हूँ, पूरे परिवार को, सबको चूर का न्योता है, सब नरेंद्र भाई मोदी के भाषण सुनने के लिए। और 2023 के आगाज में आप शामिल हो, यही मैं निवेदन करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, हेमराज जी मीणा साहब, हमारे संभाग के प्रभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की इस कड़ी में हम जिसका वक्तव्य सुनना चाहते हैं वो लास्ट वक्ता है। उससे पहले हमारे 2 रिटायर पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं, मैं आमंत्रित करूंगा। लाल सिंह जी भेड़सा नायब तहसीलदार से रिटायर हुए हैं, और वीपी सिंह इंदौड़ा बैंक मैनेजर से रिटायर हुए। आप पधारे और केपी सिंह जी इनको लेकर आवे और मंच पर उर्पणा उड़ाकर हमारे विजयाताई जी और दोनों जिलाध्यक्ष जी इनका टोपी और उर्पणा उड़ाकर स्वागत करें। आज से हमारे ये परिवार के सदस्य हैं और आने वाले समय में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का फायदा होने जा रहा है। हमारे बीच अभी पधारे हमारे पूर्व राज्य मंत्री माननीय भवानी जी जोशी और भगतपुरी जी पूर्व जिलाध्यक्ष जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं इस मंच के माध्यम से। अब अंतिम वक्ता के रूप में मैं सभी से निवेदन करूंगा, माताएं, बहनें, भाई बंधु, युवा, ये 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम बाकी है। इसके बाद सभी को अल्पाहार की व्यवस्था है। हम करबद्ध निवेदन है, पहले महिलाएं गेट से बाहर जाएगी, फिर हमारे पुरुष वर्ग बाहर जाएंगे। आपको वहां काउंटर से ही अल्पाहार की व्यवस्था बनाई गई है। मेरा निवेदन है सभी
इस व्यवस्था को बनाए रखें। अब हमारे बीच हमारे मुख्य वक्ता जो हम सब उनको सुनना चाहते हैं, हमारे राजस्थान प्रदेश की सह प्रभारी बहन विजयाताई राठकर और राष्ट्रीय सचिव जी है। ये सागवाड़ा के अंदर मैडम का दूसरा आगमन है। पहले हमने कुछ लोगों के बीच मैडम ने हमारी बैठक करी थी और आज इतनी बड़ी सभा जो जिला बांसवाड़ा और डूंगरपुर के करीबन 7000 लोग यहाँ पर बैठे हुए और हमारी बराबर भागीदारी महिलाओं की आज है। मैं महिलाओं को धन्यवाद दूंगा कि आप अपना समय निकाल कर पधारी। मैं आमंत्रित करूं विजयाताई। मेरे सभी भाइयों और मेरी बहनों, एक बार अपनी भारत माता का जयकारा दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधते हुए हम जयकारा करेंगे, जिस जयकारे की आवाज से गहलोत जी की कुर्सी हिल जाएगी। बोलो भारत माता की। कहाँ है आवाज? भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के लोकसभा क्षेत्र का यहाँ पर आज जो बड़ी जनसभा हो रही है, इसके लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे सांसद आदरणीय श्री कनकमल जी कटारा, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री सुशील जी कटारा, उन्हीं के साथ साथ मंच पर उपस्थित डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष प्रभु जी पंड्या, बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह जी राव, इस संभाग के प्रभारी हेमराज जी मीना, उसी के साथ साथ बांसवाड़ा जिला के प्रभारी श्री दिनेश जी भट्ट, इस मंच पर उपस्थित हमारे घाटोल के विधायक हरेंद्र जी नीनामा, गढ़ी के विधायक कैलाश जी मीना, उसी के साथ साथ मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद श्री कुंवर हर्षवर्धन सिंह जी, उन्हीं के साथ साथ श्री मानशंकर जी नीनामा और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण और मेरे सामने बैठी हुई मेरी सभी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज का दिन हमें सभी को बहुत तकलीफ देने वाला दिन है, क्योंकि आज ही उदयपुर में आतंकी इरादों के साथ कन्हैयालाल दर्जी जी की बहुत नृशंस हत्या हो गई थी। इसको आज 1 साल पूरा हो रहा है और ये जो हत्याकांड है, इस हत्याकांड की वजह से ना ही सिर्फ राजस्थान, पूरे देशवासियों को झकझोर कर दिया है। तुष्टीकरण में डूबी ये गहलोत सरकार जो है, इस कांग्रेस सरकार का मैं निषेध करती हूँ और कांग्रेस सरकार द्वारा ये जो जिहादी मानसिकता है, ये जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये राजनीति हमारे सबके लिए बेहद दुखद, दुर्दैवी
और धोखादायक भी साबित हो रही है। बड़ी खराब बात है। आज सुबह से मैं उदयपुर आई, हर एक उदयपुर का व्यक्ति, उनके साथ साथ पूरे देश भर के व्यक्ति आज जब उस चीज को याद करते हैं तो मन में बड़ा दुख पाते हैं। भाई और बहनों, मुझे आप बताइए कि क्या हम इस हत्या को कभी भूल सकते हैं जो इतनी बुरे तरीके से की गई है? और उसी के साथ साथ अवैध खनन के लिए उसके खिलाफ पूज्य संत विजयदास जी को आत्मदाह का रास्ता अपनाना पड़ता है। क्या हम इस बात को कभी भूल सकते हैं? और उसी के साथ साथ रामनवमी की शोभा यात्रा पर पाबंदी लगाते हैं और दूसरी तरफ पीएफआई को खुली छूट देते हैं। इसको हम कभी भूल नहीं सकते। और उसी के साथ साथ सालासर धाम में राम दरबार पे बुलडोजर चलाया जाता है। इस बात को हम कभी भूल नहीं सकते। और जिस राजस्थान में हमेशा हमेशा अपने बेटियों का, बहनों का सम्मान किया है, उसी राजस्थान में बेटियों के साथ अत्यंत घृणास्पद व्यवहार होते हैं। इसको हम कभी भूल नहीं सकते। आज आप देखिए कि कैसा चल रहा है राजस्थान। तो इस राजस्थान में महाभ्रष्टाचार हो रहा है, ये गहलोत जी के सरकार के साथ। यही सरकार, इनके विधायक महाभ्रष्टाचारी है, जंगल राज है। कोई भी कानून व्यवस्था के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है और 60,000 से भी अधिक ज्यादा निरपराध नागरिकों की हत्या हो चुकी है। और इसी के साथ साथ युवाओं के साथ खिलवाड़ है। पेपर लीक के मामले है जिसका पूरा पूरा कनेक्शन यहाँ तक आया है और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर पूरी कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और लूट कर रही है। आज आप देखिए कि बहुत खराब स्थिति में राजस्थान आया है। जब हम मोदी जी की बात करते हैं तो हमारे नजर के सामने आता है सिर्फ विकास और विकास, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतकर हम कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं किसानों को सम्मान देना है। मोदी जी किसानों को सम्मान देते हैं और गहलोत सरकार किसानों के साथ धोखाधड़ी करती है। मोदी जी नारियों को सम्मान देते हैं और गहलोत सरकार नारियों के साथ अत्याचार करते हैं। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा न खाने दूंगा और गहलोत की सरकार कहती है कि चलो मिलकर खाते हैं। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और कांग्रेस की यहाँ की सरकार कहती है कि चलो विशिष्ट समुदाय का तुष्टीकरण करते हैं। इस तरीके से, बुरे तरीके से ये सरकार चल रही है। कांग्रेस के इस 4.5 साल में राजस्थान को बदहाल कर चुके हैं। इतनी खराब स्थिति आज राजस्थान की बन गई है। कैसी है इनकी सरकार? तो महिला दुष्कर्म में देश में नंबर 1 में है। इनके लिए, हमारे लिए शर्म की बात है कि बेटियों का सम्मान करने वाली राजस्थान को इन्होंने देश में महिला दुष्कर्म में नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया। दलित अत्याचार में ये सरकार नंबर 1 पे है और उसी के साथ साथ एसटी समुदाय पर अत्याचार करने के लिए ये सरकार नंबर 1 पे है। बिजली की कीमतों में ये सरकार नंबर 1 पे है और उसी के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के कीमत में भी ये सरकार, जो इतनी भारी कीमत है यहाँ पे, इसमें ये सरकार नंबर 1 है।
पेपर लीक के मामले में देश में नंबर 1 है। गहलोत जी कहाँ लेके गए हैं आप ये राजस्थान? जो राजस्थान बहू बेटियों का सम्मान करता है, जो राजस्थान सज्जनता के साथ चलने वाला राजस्थान है, इस राजस्थान को आपने कहाँ जाके रख दिया? इसका जवाब गहलोत जी आपको और कांग्रेस की सरकार को देना पड़ेगा। आज यहाँ पर जो सभा हो रही है, ये 9 साल पूरे हमारे केंद्र सरकार को हो गई है। तो आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के लिए क्या क्या काम किया है। मोदी जी ने राजस्थान को किसान सम्मान निधि के रूप में बहुत भारी पैसा दिया है, जो किसानों के अकाउंट में गया है। 82 लाख हमारे किसानों को हमने अकाउंट में गत 3 साल से पैसा दिया है। हमने पीएम आवास बनवाए हैं और राजस्थान के 20 लाख जो हमारे परिवार है, इन परिवारों को हमने खुद का सपने का घर दिया है। राजस्थान के कम से कम 1 करोड़ से भी अधिक जनता का अपने घर का सपना पूरा हो गया है। इसी के साथ साथ नेशनल हाईवेज बन गए। आज अकेले राजस्थान में 3000 किलोमीटर के बहुत अच्छे नेशनल हाईवेज बन गए हैं। और उसी के साथ साथ मोदी जी ने यह भी कहा कि युवाओं को हमने अच्छा पढ़ाना लिखाना चाहिए, इसीलिए 11 लाख युवाओं को कौशल की हमने प्रशिक्षण दी है। और राजस्थान में हमने 25 लाख मुद्रा खाते खोले हैं, जिसी के माध्यम से 20,000 करोड़ ऋण हमने राजस्थान में दिया है। और जब हम पीएम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो राजस्थान के करीबन 4.5 करोड़ लोगों को पीएम गरीब किसान कल्याण, पीएम गरीब जो कल्याण हमारी जो अन्य योजना है, इसके माध्यम से हमने मदद करी है। अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और यहाँ की कांग्रेस की सरकार बस रेवड़ियां उड़ा रही है। हम जब बात करते हैं कि हमने सभी वर्गों को साथ लेकर हम आगे बढ़े हैं, ऐसी करने वाली देश की ये पहली सरकार है। 60 साल कांग्रेस में सत्ता पे रही, पर कांग्रेस ने हमेशा यही देखा कि एसटी का वोट उनको मिले पर उनके लिए वो कुछ न करे। पर केंद्र में मोदी जी की सरकार आ गई और आपने देखा कि हमने अनेक योजनाओं की शुरुआत हमने एसटी के लिए करी। मुझे आज आपको सबको कहते हुए हमें गर्व महसूस होता है कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में करने का फैसला माननीय मोदी जी ने किया और देश के सभी आदिवासियों का सम्मान उसमें हुआ। 60 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, पर उनको कभी भगवान बिरसा मुंडा जी की याद नहीं आई। आपकी कभी याद नहीं आई कि इन्हीं लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया है, इनका सम्मान होना चाहिए। ये कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं सोचा। और जब हम बात करते हैं कि हमारे देश की प्रथम नागरिक की, तो आज हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, खुशी मन में लगती है कि आदिवासी समुदाय से आई हुई इस देश की बेटी आज देश की प्रथम नागरिक बनी है, आज देश की महामहिम राष्ट्रपति बनी है। मुझे आज याद आ रही है भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भैरव सिंह शेखावत जी की। आप सभी को याद होगा जब 77 साल में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तभी उन्होंने निर्णय किया था कि नौकरियों में आदिवासियों को रिजर्वेशन देना चाहिए। और आज उनकी देन है कि आपके घर में हर एक कोई परिवार का व्यक्ति आज नौकरी में है। ये कोई कांग्रेस ने नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
आज के समय हम आदिवासियों के लिए 400 से भी अधिक ज्यादा छात्रावास एकलव्य स्कूल बना रहे हैं और बच्चों को शिष्यवृत्ति भी दे रहे हैं। ये सबके साथ चलने वाली सरकार है और इसीलिए हमने पूरा ये भी प्रयास किया कि हमारे जो देश में रहने वाले ओबीसी है उनके लिए भी हम बहुत कुछ काम करें। आज मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि हमने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, संवैधानिक दर्जा दिया, ताकि हम ओबीसी के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की ये सरकार ऐसी सरकार है कि जिस सरकार में 60% जो हमारे मंत्री है ये एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से आते हैं। हमारी ये पहली सरकार है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए हमने शिक्षा के लिए 10% आरक्षण दिया है। हमने एससी का भी सोचा, एसटी का भी सोचा, पर उसके साथ साथ आर्थिक दृष्टि से जो वीक है उनके लिए भी सोचा और 10% उनको हमने आरक्षण दिया है। और बात इतनी नहीं है कि मेडिकल एजुकेशन में हमने ओबीसी और उसी के साथ साथ जो इकोनॉमिकली वीक है, जो आर्थिक दृष्टि से पीछे है, उनके लिए भी अखिल भारतीय कोटा भी हमने बना दिया है। ऐसे अनेक काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किए हैं। आज आप देखिए कि जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तब ये कांग्रेस वाले लोग, अब इनको तो पता चला है कि ये कोई सरकार नहीं बना रहे हैं, बस इन्होंने 4.5 साल निकाल दिए। तब आपके साथ वादे किए थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। क्या आपका कर्जा माफ हो गया? नहीं हुआ, झूठे वादे किए। युवाओं को कहा कि आपके लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या युवाओं को वो मिला? नहीं मिला। अब आप देखिए इनकी ये हमेशा की नीति रही है कि चुनाव के समय कुछ भी वादे करिए, सत्ता में आ जाइए और अपने वादों को भूल जाइए। पर मोदी जी की सरकार ऐसी नहीं है। हमने जो विकास किया है, ये विकास इतना परमानेंट रूप से किया है कि इस विकास को हमारे से कोई छीन नहीं सकता। आप देखिए मुद्रा योजना के माध्यम से लोन मिल गए, क्या हमने वो वापस लिया है? नहीं लिया है। महिलाओं को हमने, हर एक महिला को जो जरूरतमंद है उनको दिया है, क्या वो वापिस जाएगा? कभी नहीं जाएगा। हमने हर घर नल से जल दिया है, क्या उसको कभी वापिस लिया जा सकता है? कभी नहीं लिया जा सकता। हमने परमानेंट विकास किया है, पर ये तो रेवड़िया बांटने का काम कर रहे हैं। इनको पता है कि अब ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं, अब ये कभी सत्ता पे नहीं आएंगे। जो सत्ता पे आने वाला ही नहीं है, वो तो जो मुंह में बात आती है वही कह देता है, वही आश्वासन देता है। पर मुझे आप सभी को आग्रह करना है कि ऐसे लोगों से हम बचे, जहाँ पे बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसी डूंगरपुर में बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। 6 बेटियों का नाम आया है, पर 6 बेटियां नहीं है, इसमें संख्या बढ़ती जा रही है। ये उनका व्यवहार है, बेटियों को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये सब बातें दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पर मैं आज उनको कहने आई हूँ कि जहाँ जहाँ पे बेटियों के साथ अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेंगी। आपके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और जो दोषी है उनको कड़ी सजा हो, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो इसीलिए मुझे उनका ही कहना है कि आज पेपर लीक के मामले में यहाँ तक लोग जुड़े हुए हैं। सरकारी तिजोरी में पैसा मिल रहा है, सोना मिल रहा है। यहाँ का तो कोई एक आदमी है जिसका नाम आया है
पर इसके पीछे कौन लोग हैं उनको हम ढूंढेंगे और उनको जेल में डालने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। तब तक हम संघर्ष करेंगे। तो मैं आपको कह रही थी कि इनको पता है इन्होंने बहुत पाप किए हैं, इनके पाप अब भूल नहीं सकते हैं, इसीलिए रेवड़ियां बांट रहे हैं। आपको मुझे आग्रह करना है कि जो लोग काम नहीं कर सकते वो सिर्फ संभ्रमित कर सकते हैं। वो काम तो नहीं करते, संभ्रमित करते हैं, पर इनके बातों में न आते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जो शाश्वत विकास किया है, इस विकास के साथ हम चलेंगे। अपने राजस्थान को पुनः यहाँ पे अच्छा बनाने के लिए आने वाले चुनाव में संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। यही आपको निवेदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद विजयाताई दीदी को। अब अंतिम आभार प्रकट होगा। जैसे कि आज हमारे सारे वक्ताओं द्वारा इस 2023 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, बैठे रहे। पहले महिलाओं को अल्पाहार का व्यवस्था होगी, फिर हम पुरुष वर्ग जाएंगे। आभार के लिए हमारे जिलाध्यक्ष माननीय प्रभुजी पंड्या से निवेदन करूंगा, आप पधारें। आभार। भाई जो भी माताएं बहने 5 मिनट के लिए बैठ जाए तो व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। व्यवस्था में गड़बड़ा जाएगा, वहाँ गेट पर खड़े आपका स्वागत भी होगा, अल्पाहार भी आपको मिलेगा। इसलिए आप थोड़ा बैठ जाए, पुरुष वर्ग के सभी बैठ जाए। पहले माता बहनों को जाने देंगे और उसके बाद में एक साथ चलने धीरे धीरे जाए और उसके बाद में फिर अल्पाहार का पैकेट लेंगे। और ये जो है ना जितने पुरुष ध्यान देंगे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे विजयाताई का युवा मोर्चा की तरफ से तस्वीर भेंट करनी है, आप पधारें। आज बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र का ये सम्मेलन और इस सम्मेलन में पधारे हमारे राजस्थान की सह प्रभारी माननीय विजयाताई रहाटकर जी, हमारे प्रदेश के नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष, इस संभाग के प्रभारी हेमराज जी मीणा, हमारे प्रदेश के महामंत्री सुशील कटारा जी, हमारे सांसद महोदय आदरणीय कनकमल जी कटारा, महाराज कुंवर हर्षवर्धन सिंह जी, मांझी भाई धन सिंह जी रावत, हमारे बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी राव साहब एवं मंच पर उपस्थित सभी नेतागणों का, उपस्थित सभी बांसवाड़ा डूंगरपुर के जिले के कोने कोने से पधारे हुए कार्यकर्ताओं, भाइयों का, बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप सबने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन को सफल बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला डूंगरपुर की ओर से, सागवाड़ा के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जैसा कि यहाँ पिछले 3 दिन से हमारे राजस्थान के मुख्य